फिल्म में क्या हुआ जब दोनों आदमी पानी के ऊपर चलने लगे। कहानी शुरू होती है एक सुनसान और बर्फ से ढके जंगल में। ठंडी हवा बह रही है और चारों तरफ बस सन्नाटा है। दूर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये शिकारी हैं जो जानवरों का शिकार करके उनकी खाल निकाल रहे हैं। इनमें से हर कोई अपने काम में लगा है। कोई खाल उतार रहा है, कोई आग जला रहा है, तो कोई अगले शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा है। ये सब लोग एक ही मिशन पर हैं, जितनी ज्यादा खालें मिल जाएं उतना मुनाफा। इन शिकारियों में एक आदमी है, ह्यू ग्लास, एक ऐसा इंसान जो इस जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता है। उसके साथ उसका बेटा हॉक भी है, एक जवान, बहादुर और साफ दिल लड़का। दिन ढल रहा होता है और सभी शिकारी खालें एक जगह जमा कर रहे होते हैं ताकि नाव के जरिए उन्हें शहर ले जाया जा सके। लेकिन तभी जंगल में तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। पेड़ों के पीछे से दर्जनों आदिवासी निकल आते हैं जो शिकारियों पर जानलेवा हमला कर देते हैं। किसी के सीने में तीर धंस जाता है, किसी के गले में। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। असल में इन आदिवासियों के मुखिया की बेटी कुछ दिन पहले गुम हो गई थी। उन्हें शक था कि उसे इन अमेरिकन शिकारियों ने अगवा किया है और अब वो लोग बदले की आग में जल रहे थे। शिकारियों के कप्तान को समझ आता है कि अगर अब लड़ाई जारी रही तो पूरा दल खत्म हो जाएगा। वो चिल्लाकर कहता है, जो भी जिंदा रहना चाहता है वो नदी की तरफ भागो। सारे शिकारी खालें छोड़कर बोट की तरफ भागते हैं। कई लोग पीछे रह जाते हैं और तीरों से छलनी हो जाते हैं। ह्यू ग्लास अपने बेटे को पकड़कर तेजी से भागता है। चारों ओर मौत का नजारा है, खून, आग और डर की चीखें। किसी तरह कुछ लोग नदी तक पहुंचते हैं और नाव में सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। नदी की तेज धारा उन्हें दूर ले जाती है, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी डर साफ झलकता है। दूसरी तरफ आदिवासी जब उस जगह पहुंचते हैं तो उन्हें सरदार की बेटी नहीं मिलती। सरदार गुस्से में कहता है, इन अमेरिकन शिकारियों ने मेरी बेटी छीन ली है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो वापस नहीं मिलती। वो अपने लोगों से कहता है, जो खालें बची हैं उन्हें फ्रेंच शिकारियों को दे दो। बदले में हमें घोड़े और बंदूकें चाहिए। अब ये जंग बराबरी की होगी। उधर बोट पर बैठे शिकारी बेहद डरे हुए हैं। हर किसी की आंखों में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो आदिवासी पीछा नहीं छोड़ेंगे। कैप्टन ग्लास की ओर देखता है और पूछता है, अब क्या करें? अगर वो नदी से हमें फॉलो करते आए तो? ग्लास शांत होकर कहता है, हमें जमीन के रास्ते जाना चाहिए। नदी उन्हें हमारी राह दिखा देगी। ग्लास के चेहरे पर भरोसा झलकता है, लेकिन सभी उससे सहमत नहीं होते। गैरोल्ड गुस्से में बोलता है, अगर हम जमीन से गए तो ठंड और भूख हमें मार देगी। ग्लास जवाब देता है, ठंड से तो जिया जा सकता है, लेकिन आदिवासी के तीर से नहीं। काफी बहस के बाद कैप्टन फैसला करता है, ग्लास की बात मानी जाएगी। नदी छोड़कर सब जंगल के रास्ते चलेंगे। कुछ शिकारी बोट में ही रहने का फैसला करते हैं। बाकी लोग बोट से उतरकर पहाड़ी रास्तों की ओर निकल पड़ते हैं। रात होते होते वो सब एक खुली जगह पर डेरा डालते हैं। आग जलाकर कुछ लोग अपने जख्मों की मरहम पट्टी करते हैं, बाकी सोने की कोशिश करते हैं। ठंडी हवा शरीर को सुन्न कर देती है, लेकिन ग्लास जाग रहा होता है, क्योंकि उसे एहसास है कि खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह ग्लास जंगल में शिकार की तलाश में निकलता है। घना कोहरा है और हर तरफ सन्नाटा। वो अपने बंदूक के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसे कुछ हल्की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई पत्तों के बीच चल रहा हो। वो बंदूक उठाता है और तभी सामने दो छोटे भालू दिखाई देते हैं। ग्लास के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन अगले ही पल एक विशाल भालू उसकी तरफ दौड़ता है। ग्लास बंदूक चलाता है, लेकिन गोली भालू को गुस्से में और पागल बना देती है। भालू उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है। ग्लास चीखता है, पर कोई सुनने वाला नहीं। भालू अपने पंजों से उसकी छाती और गले को फाड़ देता है। हर बार मौत जैसा लगता है। ग्लास किसी तरह अपने चाकू से पलटवार करता है। दोनों एक खाई में लुढ़कते हैं। भालू मर जाता है, लेकिन ग्लास भी अधमरा पड़ा होता है। उसका गला लगभग कट चुका है और शरीर पर गहरे घाव हैं। कुछ देर बाद उसकी टीम के लोग गोली की आवाज सुनकर वहां पहुंचते हैं। वो भालू का शव हटाकर ग्लास को बाहर निकालते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतनी हालत में जिंदा बच सकता है। ग्लास की सांसें चल रही थीं, पर उसकी हालत मौत से बदतर थी। ग्लास जमीन पर पड़ा था, उसका पूरा शरीर लहूलुहान, चेहरा खून से भरा और सांसें टूट टूट कर चल रही थीं। टीम के बाकी लोग जब पहुंचे तो किसी ने कहा, यह ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। कैप्टन ग्लास की नब्ज चेक करता है। सांस बहुत हल्की थी, मगर जिंदा था। किसी ने कहा, इसे मार देना चाहिए, वरना हम सबको धीमा कर देगा। लेकिन कैप्टन मना कर देता है। वो कहता है, जब तक इसकी सांसें चल रही हैं, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। लोग एक स्ट्रेचर बनाते हैं, लकड़ी और खाल से तैयार एक अस्थायी ढांचा। ग्लास को उस पर लिटाकर वो लोग उसे बर्फीले जंगलों में घसीटते हुए ले जाते हैं।
हर कदम मुश्किल है। नीचे बर्फ, ऊपर से बर्फीली हवाएं, कभी पहाड़ चढ़ना, कभी नदी पार करनी। ग्लास का शरीर धीरे धीरे सख्त होता जा रहा था, जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ना चाह रही हो। रात में जब बाकी सो जाते, ग्लास का बेटा हॉक उसके पास बैठता, धीरे से उसका हाथ पकड़ता और कान में कहता, पापा बस थोड़ा और सह लो, हम घर जाएंगे। वो अपनी टूटी हुई आंखों से बेटे को देखता, कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन गला इतना घायल था कि आवाज तक नहीं निकलती थी। कुछ दिनों बाद कैप्टन समझ जाता है कि ग्लास को ढोकर ले जाना अब नामुमकिन है। टीम के लोग थक चुके हैं, खाना खत्म हो रहा है, ठंड हड्डियों तक घुस चुकी है। कैप्टन तय करता है, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कोई 2 लोग यहीं रहकर ग्लास का ख्याल रखेंगे। अगर ये जिंदा बचा तो इसे साथ लाना, वरना इसे ईश्वर के हवाले कर देना। वो इस काम के लिए 3 लोगों को चुनता है, फिट्जगेराल्ड, ब्रिजर और ग्लास का बेटा हॉक। बाकी टीम आगे बढ़ जाती है। अब ये तीनों बर्फीली घाटी में अकेले रह जाते हैं। रात होती है, आग जल रही है, हवा जोरों से चल रही है। फिट्जगेराल्ड बड़बड़ा रहा है, मर ही तो जाएगा, फिर हम यहाँ क्यों सड़ रहे हैं। ब्रिजर डरता है और कहता है, कप्तान ने कहा है हमें इसे नहीं छोड़ना। फिट्जगेराल्ड गुस्से में फुसफुसाता है, कप्तान यहाँ नहीं है, अगर मैं इसको मार दूं तो कोई जान भी नहीं पाएगा। ग्लास पास ही पड़ा था, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो सब सुन रहा था। वो बोल नहीं सकता था, बस उसकी सांसें थरथरा रही थीं। फिट्जगेराल्ड आग के पास बैठता है, थोड़ी देर सोचता है, फिर अपने चाकू की धार देखता है। उसी वक्त हॉक पास आता है। तुम क्या कर रहे हो? फिट्जगेराल्ड कहता है, चाह रहा हूं, इसे अब दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। हॉक चिल्लाता है, नहीं, तुम इसे मार नहीं सकते। दोनों के बीच झगड़ा होता है। ग्लास अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर जवाब दे चुका था। वो केवल कराह पाता है। अंधेरे में फिट्जगेराल्ड हॉक को पकड़ता है और उसका गला घोंट देता है। लड़का छटपटाता है, पर बर्फ में गिरकर हमेशा के लिए शांत हो जाता है। ग्लास सब कुछ देखता है, बिना कुछ कर सके। उसकी आंखों से आंसू और खून साथ बह रहे हैं। फिट्जगेराल्ड हड़बड़ाहट में ग्लास के चेहरे को ढक देता है ताकि कोई हिलता डुलता ना दिखे। वो ब्रिजर से झूठ बोलता है, हॉक कहीं चला गया, शायद जंगल में खो गया। और ग्लास की सांस भी रुक गई। हमें अब निकलना चाहिए। ब्रिजर, जो मासूम था, वो यकीन कर लेता है। दोनों लोग वहीं एक उथली कब्र बनाकर ग्लास को आधा जिंदा दफना देते हैं और अपनी राह पकड़ लेते हैं। ग्लास कुछ घंटे बाद आंखें खोलता है। उसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी। वो हिलने की कोशिश करता है। हर मांसपेशी दर्द में चीख उठती है, लेकिन उसके अंदर कुछ जिंदा था। वो था बदले की आग। वो रेंगते हुए बर्फ से खुद को निकालता है, आसमान की तरफ देखता है। हवा में हॉक की आवाज जैसे गूंजती है, पापा उठो। ग्लास जमीन पर गिरता है। उसकी सांसें टूटी हुई हैं, लेकिन वो मरना नहीं चाहता। उसके चारों ओर सिर्फ बर्फ और मौत है। भालू के काटे जख्म सड़ने लगे हैं। उसका गला सूज चुका है और खाने को कुछ नहीं। वो बर्फ के नीचे पड़ी जड़ी बूटियां तोड़ता है, उन्हें मुंह में डालता है। खून, मिट्टी, सब कुछ साथ निकल जाता है। उसका शरीर कांपता है, लेकिन उसकी आंखों में आग है। वो खुद से फुसफुसाता है, जब तक सांस है मैं हार नहीं मानूंगा। अब ग्लास की जंग प्रकृति के खिलाफ शुरू होती है। वो रेंगता है, घिसटता है, कभी अपने पेट के बल, कभी घुटनों पर, कभी नदी का पानी पीकर जिंदा रहता है, कभी मरे हुए जानवरों का कच्चा मांस खा लेता है। वो ठंड से मरने के कगार पर पहुंचता है, लेकिन हर सुबह किसी चमत्कार की तरह आंखें खोल देता है। एक रात वो देखता है कि कुछ आदिवासी घोड़े पर जा रहे हैं। वो डर से पेड़ के पीछे छिप जाता है, लेकिन उनमें से एक आदमी उसे देख लेता है। वो तीर उठाता है, फिर नीचे कर देता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये आदमी कोई दुश्मन नहीं, बल्कि मौत से जूझता इंसान है। वो ग्लास को पानी देता है, घोड़े पर लाद कर अपने कैंप ले जाता है और उसके जख्मों की मरहम पट्टी करता है। कई दिन तक वो वहीं रहता है। धीरे धीरे वो फिर से चलने लगता है। ग्लास का शरीर अब ठीक होने लगा था, लेकिन दिल में गहराई तक जहर भर चुका था। उसे अब एक ही चीज चाहिए थी, फिट्जगेराल्ड की मौत। रात का अंधेरा था, आसमान में बादल तैर रहे थे और जमीन पर बर्फ की चादर। इस सफेद दुनिया में एक परछाई रेंग रही थी, ह्यूग ग्लास। वो अब इंसान कम और जिंदा लाश ज्यादा लग रहा था। चेहरा सड़ा हुआ, बालों में बर्फ जमी हुई और आंखों में एक ऐसी चमक जो मरते हुए इंसान में नहीं होती। वो थी बदले की आग। दिन बीत रहे थे। ग्लास जंगलों से गुजर रहा था। कभी पेड़ की छाल चबाकर पेट भरता, कभी जमी हुई नदी का पानी पिघलाकर पीता। हर सांस जैसे मौत से उधार ली हुई हो। कभी उसे अपने बेटे की झलक दिखती, कभी उसकी हंसी कानों में गूंज जाती। वो सोचता, जब तक मैं जिंदा हूं तेरा खून बेकार नहीं जाएगा, हॉक।
एक सुबह वो बर्फीले मैदान में आगे बढ़ रहा होता है। अचानक उसे दूर कुछ घोड़े दिखाई देते हैं। वो छिपने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कदमों की आवाज सुन ली जाती है। 3 आदिवासी उसकी तरफ दौड़ते हैं। वो तीर उठाते हैं और तभी दूर से बंदूकों की आवाज आती है। ग्लास डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि जिन्होंने आदिवासियों को मारा वो फ्रेंच शिकारी थे। फ्रेंच लोग उसे पकड़ लेते हैं, उसे बांधकर अपने कैंप में ले जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये कोई दुश्मन है। वो उसे लात मारते हैं, उसके जख्मों पर बर्फ फेंकते हैं और हंसते हैं। तू कौन है? आधा मरा हुआ भूत। ग्लास बोल नहीं पाता। गला अब भी जख्मी था। वो बस अपनी आंखों से जवाब देता है। उन आंखों में ऐसा डर था कि एक शिकारी पीछे हट जाता है। कुछ देर बाद फ्रेंच लोग सो जाते हैं। ग्लास मौका देखकर भाग निकलता है। बर्फीली रात में वो नदी की तरफ भागता है। ठंडी हवाएं उसके जख्मों को जला रही थीं, लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, बचना। वो नदी में कूद जाता है। तेज बहाव उसे दूर ले जाता है। ठंड उसकी हड्डियों में उतर रही थी, पर उसने हाथ पैर चलाना नहीं छोड़ा। कई घंटों बाद वो किनारे पर पहुंचता है, बेहोश और थका हुआ। वो घास पर गिरता है, आंखें बंद कर लेता है और खुद से फुसफुसाता है, अब बस थोड़ा और। जब ग्लास होश में आता है तो देखता है कि सामने कुछ आदिवासी बैठे हैं, वही लोग जिन्होंने पहले उसकी मदद की थी। उनमें से एक बूढ़ा आदमी उसे देखता है और मुस्कुराता है। तुम फिर जिंदा हो गए, प्रकृति ने तुम्हें चुना है। वो लोग उसे खाना देते हैं, घोड़ा देते हैं और कहते हैं अपने रास्ते चलो, लेकिन याद रखो बदला और इंसान एक साथ नहीं जी सकते। ग्लास सिर झुकाता है, लेकिन उसके दिल में वही आग जल रही थी। अब ग्लास घोड़े पर सवार है, बर्फीली पहाड़ियों से गुजर रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम, फिट्जगेराल्ड। सफर लंबा था। कई बार वो गिरा, कई बार उठा। एक रात बर्फीला तूफान आया, घोड़ा फिसल कर गहरी खाई में जा गिरा। ग्लास भी नीचे जा गिरता है। जब आंख खुलती है तो घोड़ा मर चुका होता है। ग्लास अपने आसपास देखता है, चारों तरफ सिर्फ बर्फ और मौत। वो घोड़े की खाल उतारता है, उसका पेट काटता है और खुद उसी के अंदर घुस जाता है। घोड़े की गर्मी में वो रात गुजारता है। ठंड से बचने का यही एक तरीका था। सुबह वो घोड़े के शव से बाहर निकलता है और धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरता है। अब उसके कदम पहले से तेज हैं, जैसे शरीर थक चुका है, लेकिन आत्मा जिंदा है। हर पेड़, हर चट्टान, हर बर्फ का टुकड़ा उसे अपने बेटे की याद दिला रहा था। कई दिनों के सफर के बाद वो एक छोटे से फोर्ट कैंपी तक पहुंचता है, वहीं जहां फिट्जगेराल्ड पहले ठहरा था। वो अंदर जाता है। कमरा खाली है, बस कुछ पुराने कपड़े और एक ताबीज पड़ा है, वही जो फिट्जगेराल्ड पहनता था। वो समझ जाता है कि वो यहीं था, लेकिन अब वो भाग चुका है। ग्लास उस जगह के कप्तान को ढूंढता है। वो है कैप्टन हेनरी। ग्लास अपने घायल गले से धीरे धीरे बोलता है, या है फिट्जगेराल्ड, उसने मेरे बेटे को मारा। कप्तान हैरान रह जाता है। हम तो समझे थे तुम मर चुके हो। ग्लास धीमे धीमे कहता है, मैं मरा नहीं, बस अधूरा बदला बाकी है। कप्तान उसके लिए खाना और कपड़े लाता है, फिर कहता है, वो आदमी 2 दिन पहले यहां से गया था, सरकार के पैसे लेकर भागा है। ग्लास की आंखों में खून उतर आता है। वो बोलता है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अब शुरू होता है ग्लास बनाम फिट्जगेराल्ड का सफर। एक तरफ वो आदमी जिसने धोखा दिया, दूसरी तरफ वो जो मौत को मात देकर लौटा। ग्लास और कप्तान दोनों घोड़े लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें बर्फ में फिट्जगेराल्ड के पैरों के निशान मिलते हैं। वो आगे बढ़ते हैं, कभी नदी पार करते हैं, कभी बर्फ के तूफान में चलते हैं। कप्तान कहता है, अगर हमें वो मिला तो मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। ग्लास जवाब देता है, अगर वो मेरे सामने आया तो जिंदा नहीं बचेगी। अब और भी बढ़ चुकी थी। हवा बर्फ के तीरों की तरह चल रही थी और जंगल का हर पेड़ एक सन्नाटा बोल रहा था। ग्लास और कैप्टन हेनरी दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर उस राक्षस की तलाश में निकले थे, फिट्जगेराल्ड। घंटों तक सफर के बाद उन्हें बर्फ पर कुछ निशान दिखाई देते हैं, घोड़े के पैरों के निशान और आधे जले हुए आग के टुकड़े। हेनरी झुककर राख को छूता है। वो यहीं था। वो कहता है, ग्लास के चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक पत्थर जैसी ठंडक। वो धीरे से बोलता है, वो पास है। रात होने लगती है। दोनों एक छोटे टीले पर डेरा डालते हैं। आग जलती है, लेकिन ग्लास उसे घूरता रहता है, जैसे लपटों में अपने बेटे की तस्वीर देख रहा हो। हेनरी पूछता है,
अगर तुम उसे पाओगे तो क्या करोगे? ग्लास जवाब देता है, जो उसने मुझसे छीना है वही लौटा दूंगा। सुबह होती है। दोनों घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद दूर एक झोंपड़ी दिखाई देती है। ग्लास आंखें सिकोड़ कर देखता है। झोंपड़ी से धुआं उठ रहा था। वो कैप्टन को रुकने का इशारा करता है। धीरे धीरे दोनों पास पहुंचते हैं। अंदर झांकते हैं। वहीं बैठा है फिट्जगेराल्ड, लंबी दाढ़ी में, बंदूक साफ करते हुए, जैसे दुनिया में किसी बात की चिंता ही नहीं। हेनरी कहता है, हम इसे पकड़ सकते हैं, पर ग्लास हाथ उठाकर उसे रोक देता है। वो फुसफुसाता है, ये मेरा हिसाब है। ग्लास आगे बढ़ता है। बर्फ उसके पैरों के नीचे चरमराती है। फिट्जगेराल्ड अचानक सिर उठाता है और बंदूक उठा लेता है। गोली चलती है। हेनरी गिर पड़ता है, सीधे सीने में वार। फिट्जगेराल्ड झोंपड़ी से भागता है। ग्लास दौड़ता है। बर्फ उड़ती है। हवा में गूंजती आवाज, फिट्जगेराल्ड। अब शुरू होती है शिकार की आखिरी दौड़। फिट्जगेराल्ड पहाड़ी की तरफ भाग रहा था और पीछे से ग्लास, जिसका हर कदम बदले की गिनती था। फिट्जगेराल्ड मुड़कर गोली चलाता है। गोली ग्लास के बाजू को छू जाती है। खून बहता है, लेकिन वो रुकता नहीं। दोनों एक सूखी घाटी में पहुंचते हैं। फिट्जगेराल्ड की बंदूक खाली हो चुकी थी। अब सिर्फ चाकू बचा था। वो पीछे मुड़ता है और कहता है, तू अभी भी जिंदा है ना? तेरा बेटा नहीं था, वो बोझ था। ग्लास कुछ नहीं बोलता। वो आगे बढ़ता है। चाकू भिड़ते हैं। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। बर्फ में लुढ़कते हैं। कभी ग्लास ऊपर, कभी फिट्जगेराल्ड। चेहरों पर खून, सांसें भाप बनकर उड़ रही हैं। फिट्जगेराल्ड वॉर करता है। ग्लास उसका हाथ पकड़कर उसे पलट देता है। चाकू उसके कंधे में धंस जाता है। वो चीखता है। ग्लास उसकी दाढ़ी पकड़कर कहता है, तूने मेरे बेटे को मारा था, अब तेरा हिसाब वक्त करेगा। वो उसे बर्फ की ओर घसीटता है, नदी के किनारे तक। फिट्जगेराल्ड अब भी जिंदा है, खून में भीगे हुए, लेकिन हंसता है। तू क्या करेगा? मुझे मार देगा? ग्लास कुछ पल रुकता है, फिर धीरे से कहता है, बदला ईश्वर का होता है। वो फिट्जगेराल्ड को धक्का देता है और नदी की तेज धार उसे बहा ले जाती है। पानी लाल हो जाता है। फिट्जगेराल्ड की चीखें दूर तक गूंजती हैं और फिर सब शांत। ग्लास वहीं बैठ जाता है। हवा बर्फ उड़ा रही है, नदी बह रही है और आसमान में सूरज की किरणें टूट कर नीचे आ रही हैं। वो अपने बेटे का ताबीज निकालता है, हाथों में कसकर पकड़ता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, ठंडे लेकिन गर्म खून जैसे। वो धीरे से कहता है, हॉक, अब तू चैन से सो जा। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। ग्लास उठता है, धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ता है। हर कदम के साथ उसकी सांसें थम रही थीं। वो रुकता है, आसमान की ओर देखता है और वहां उसे अपने बेटे का चेहरा दिखता है। हवा चलती है, बर्फ उड़ती है और कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। पृष्ठभूमि में बस उसकी आवाज गूंजती है, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है।